हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम 28 नवंबर 2025 की फ्राइडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे द हिंदू की। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, यहाँ पर हम यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इसके साथ साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, तो ये सब हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ ही एक जियो भी जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है। किसी भी एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। हालांकि आपको कल हमने ऐसे लिखकर प्रोवाइड नहीं करवाया था, मैंने ऐसे ऑरली आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बताया था। तो आज देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापन विधि यानी कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ NRL इसको अधिनियमित किया है? कौन ऐसी संस्था है? ऑप्शन से क्या है? यूरोपीय संघ, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, तीसरा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, चौथा है खाद्य और कृषि संगठन। तो इसमें जो है ये जो नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आज की न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी न्यूज क्या आ रही है आज? तो आज की न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब कि गवर्नमेंट को एक उन्होंने आदेश दिया है कि रेगुलेट कंटेंट ऑन इंटरनेट, यानी कि जो कंटेंट आता है इंटरनेट पर उसको रेगुलेट करें। अब देखिए किस प्रकार का कंटेंट आता है, क्या आता है, तो इसको हम देख लेते हैं। न्यायालय जो है उन्होंने प्रथम दृष्टता स्वीकार्य की सामग्री की जांच के लिए निष्पक्ष यानी कि प्राइमा फेसी परमिसिबल के लिए निष्पक्ष और स्वायत्त निकाय का सुझाव दिया है। यानी कि एक तरह से निष्पक्ष और ऐसा एक निकाय, एक ऐसी बॉडी बना दी जाए जो कंटेंट को एक तरह से निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच कर सके। इसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा है कि ऑनलाइन जो भी दुर्व्यवहार होता है पीड़ितों के साथ उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि जो निवारक तंत्र है यानी कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इसकी मांग की उन्होंने। ठीक है, न्यायालय ने। इसके अलावा जो न्यायमूर्ति हैं बागची, उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी इमारत को हटाने में 24 घंटे लगते हैं, उस समय तक क्या हो जाता है, नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने ये चीज कही है कि इस कंटेंट को भी हमें रेगुलेट करना होगा साथ के साथ ही। अब देखिए इस पर जो है न्यायमूर्ति हमारे जो अभी भारत के 53rd CJI बने हैं, उनका न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका इस पर क्या कहना है? ठीक है, वो कहते हैं डिसेंट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एवरीडे पीपल राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। हर रोज जो है लोग सरकार के लिए लिखते हैं। बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू सडनली पुट समथिंग ऑन यूट्यूब एंड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस हु आर विक्टिम्स। यानी कि समस्या कब शुरू होती है? जब आप अचानक से यूट्यूब पर डाल देते हैं उस कंटेंट को और लाखों लोग जो है इसके शिकार हो जाते हैं। तो ये इनका कहना है, न्यायमूर्ति हमारे जो सूर्यकांत। तो इसी तरह इसको और थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं इस पूरी न्यूज को। अब देखिए कंटेंट भी बहुत प्रकार का होता है, मतलब कि हमें जैसे कि पता ही है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर हमें एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कोई व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार का कंटेंट डाल देता है या फिर डाल सकता है, लेकिन उसमें क्या है ना, किसी दूसरे के एक तरह से अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब मेनली है, इसके साथ ही OTT जैसे जो है इस पर अश्लील और विवादास्पद या आपत्तिजनक जो सामग्री है उसको नियमित करने के लिए ये केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना, उनकी अगुवाई वाली ये जो बेंच है, उन्होंने ये चीज भी स्पष्ट कही है कि एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो है किसी भी मनमानी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई ऐसा इसमें कंटेंट ना हो जिससे दूसरे व्यक्तियों के एक तरह से अधिकारों को ठेस पहुंचे या फिर दूसरे व्यक्तियों के लिए वो चीज सही ना हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों के अंदर ही यूजर जनरेटेड जो कंटेंट होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी कि जैसे कि यूट्यूब चैनल पर जो भी अपलोड किया जाता है ऐसी सामग्री, उसके साथ ही OTT जो प्लेटफॉर्म है इस पर जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा सत्यापन का सुझाव दिया गया कि एज का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा है कि जो वयस्क होते हैं या फिर अश्लील सामग्री जिसमें 18+ जो देखने के लिए होती है उन तक पहुंचने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से उम्र को वेरीफाई करना जरूरी होना चाहिए। जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट देखने से पहले यूजर को आधार से वेरिफिकेशन करना होगा अपना, कुछ इस तरह का सिस्टम लेकर आना होगा। ये कदम जो बच्चे नाबालिगों को ऐसी सामग्री से बचाने के एक उद्देश्य है, क्योंकि जब यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह पर किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कंटेंट आ जाता है तो उस चीज को यानी कि बच्चे ना देखें, बच्चों पर कोई असर ना पड़े, इसलिए उनकी एज वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बॉडी तैयार की जाएगी, स्वायत्त रेगुलेटरी बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो तटस्थ है, स्वतंत्र और जो स्वायत्त है नियामक संस्था गठित करने की जरूरत है। मौजूदा जो स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन व्यवस्था उसको इतना कहा गया कि ये अप्रभावी है, यानी कि ये इतनी ज्यादा सही तरह से नहीं काम कर रहे। इसी तरह चेतावनी की प्रणाली भी होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई वीडियो में या शो में वयस्क सामग्री यानी कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए है तो पहले से स्पष्ट चेतावनी यानी कि डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा, ताकि जो दर्शक है वो इससे प्रभावित ना हो। इसके साथ सरकार क्या पक्ष रखती है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये चीज कही है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट में यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसके नियमन में यानी कि उसको रेगुलेट करने में कमी है। केंद्र ने क्या कहा है कि नए दिशा निर्देश तैयार हो रहे हैं जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें आधार सत्यापन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे पहले तो 1 टाइम वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई भी यूजर पहली बार प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब जैसा जो है, इसके साथ ही नेटफ्लिक्स जैसे जो मतलब कि एक तरह से सॉफ्टवेयर है, इसके साथ ही हॉट स्टार है, इसके साथ ही उल्लू जो ऐप बनाया गया है उसके लिए उस पर जो 18+ अगर किसी ने कंटेंट देखना है ना, 18+ अगर कोई कंटेंट देखना चाहता है कोशिश करेगा तो उसे प्लेटफॉर्म उसे उम्र सत्यापन के लिए यानी कि एज वेरिफिकेशन के लिए उसको कराना होगा। ठीक है, रीडायरेक्ट कराना होगा। इसके साथ ही यूजर को अपना जो आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी डालते फिर जो UIDAI यानी कि जो एक आधार बनाने वाली संस्था है तो उनको कंफर्म करना होगा कि यूजर की उम्र इतनी है, जन्म तिथि जैसी कोई निजी जानकारी इस पर नहीं दी जाएगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपने क्या करना है नंबर डालना है। हालांकि नंबर डालने से उनको पता चल जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इसी तरह ये काम करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट बिना आधार जिनके पास है उनके लिए भी कुछ विकल्प रखा गया। कोर्ट क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं भी होता तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन होना चाहिए। उनके पास है पासपोर्ट का, इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का, पैन कार्ड और मतलब ऐसे जो है ये अपलोड करके इसको मैनुअल वेरिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इसकी पहुंच जो है वो सीमित रहेगी, यानी कि ऐसा ध्यान रखा जाएगा कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी जो है ऐसी सामग्री को ना देखें। ठीक है, अभी स्थिति क्या बनी हुई है तो सरकार को लगभग काफी मतलब गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है इसके लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि सरकार ने जो है गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है, लेकिन जो IB यानी कि इन्वेस्टिगेशन एंड जो ब्यूरो मंत्रालय है इसके साथ ही मेईती जो है इन्होंने मिलकर ड्राफ्ट तैयार तो कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 की स्टार्टिंग में ही ये जो है इसको मतलब कि 2026 की स्टार्टिंग में इस चीज को लागू कर दिया जाएगा। अब अगर हम देखें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या, यानी कि जो भी व्यक्ति है अगर उसको अपना जो भी कंटेंट वगैरह देखना है, सुनना है या फिर डालना है तो इसमें मोस्टली हम अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। तो ये हमें संविधान में मिली हुई है। आर्टिकल जो है 19 आर्टिकल क्या कहता है कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी का जो है कोई भी मतलब उन्हें कोई भी अपना जो है बोल सकता है, अपने विचारों को किसी के सामने रख सकता है, लेकिन उसमें भी एक मतलब सीमाएं लगती हैं कि किसी के खिलाफ मतलब कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को इस चीज से ठेस पहुंचे। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो सभी नागरिकों को बोलने और उसके साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इस भारत के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक माना जाता है। इसमें बोलने लिखने की आजादी भी है, इसके साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया की भी आजादी मिलती है।
सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया, इसके साथ ही यूट्यूब और पॉडकास्ट जो होते हैं, कॉमेडी, सिनेमा, इन सभी पर भी आजाद विचार व्यक्त करने की आजादी है कि इन सभी पर आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता जो है पूर्ण नहीं है। अब इसका जो 19 आर्टिकल का दूसरा खंड क्या कहता है कि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं, जिसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे मतलब बोलता है, कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आता है जिसमें भारत की संप्रभुता अखंडता को खतरा है, तो उसको एक तरह से बैन कर दिया जाएगा या फिर उस व्यक्ति पर एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, आप अगर कोई भी बात बोल रहे कह रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी राज्यों से हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध उनको ध्यान में रखना होगा। पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी ऑफ मॉरलिटी का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, मानहानि यानी कि डिफेमेशन नहीं होना चाहिए किसी के लिए। इसके लिए अपराध के लिए उकसावा न मिले। मान लीजिए अगर कोई आप ऐसा बयान दे देते किसी रैली में या फिर किसी भी मोर्चे में, किसी प्रोटेस्ट में, जिसमें क्या है कि अपराध के लिए लोगों को उकसावा मिल रहा है, तो उस चीज को हम क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं माना जाएगा, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हर बार कही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन ये लाइसेंस है कि आप, लाइसेंस नहीं है कि आप जो है कुछ भी बोल सके। यानी कि आत्मा तो हम मान सकते हैं, लेकिन इसको आप लाइसेंस ना मान ले कि आप जब चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये चीज गलत होगी। इसके बाद अगर हम देखें अश्लील सामग्री, जिसकी बात हो रही है अभी, अश्लील सामग्री, अश्लीलता, शालीनता और नैतिकता की सीमा आखिर क्या है। यहाँ पर जो है अश्लील सामग्री की बात हो रही है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि BNS जो है उसकी धारा 292, 293 एंड 294 जो है ये अश्लील सामग्री का प्रकाशन या विक्रय करने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया है 2000, उसकी जो धारा है 2000, इसकी भी धारा है आगे 67, 67A, 67B। इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील या फिर यौन सामग्री प्रसारित करना, ये उसके लिए धारा तैयार की गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें इसको लेकर, हाँ, ये जितना भी अश्लील कंटेंट है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी रहे हैं इतिहास में। तो रंजीत डी उदेशी का 1965 का एक मामला था, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या, तो इसमें जो है अश्लीलता का टेस्ट, जिसमें औसत व्यक्ति सामान्य संवेदनशीलता के साथ क्या इसे अश्लील मानेगा, मतलब इस चीज को चेक किया गया कि ये जो कंटेंट डाला है तो इसको क्या अश्लीलता माना जाएगा या फिर नहीं। ठीक है। इसके अलावा बॉबी आर्ट इंटरनेशनल 2008 का एक ऐसा मामला आया है, इसमें बैंडिट क्वीन जो फिल्म है उसको पास किया गया था और कहा गया कि यह नग्नता या गाली अपने आप अश्लील नहीं होती है। यानी कि कुछ ऐसी फिल्में भी जो है उन पर बैन लगा था, बाद में उन पर जो केस वगैरह चले और बाद में उनको मतलब कि ये कहा गया कि ये चीजें सही है या फिर इनको पास कर दिया गया था। इसके अलावा अवीक सरकार और भारत बनाम भारत 2014 का ये मामला है, इसमें नग्नता और सेक्स को कला साहित्य में दिखाया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था अगर वह समाज को कोई सकारात्मक संदेश देता है, यानी कि नग्नता को भी साहित्य कला के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो इतिहास में जो हमें कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो कि कामुकता का प्रचार करती है, यानी कि कामुकता को दर्शाती हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, अगर सरकार को कुछ नया संदेश अगर लोगों को, समाज को कुछ संदेश मिला सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर ऐसा कंटेंट दिखाया जा सकता है। इसके अलावा 2019 का एक केस था कौशिक लीलाधर बनाम भारत। ऑनलाइन जो पोर्नोग्राफी देखना घर में निजी तौर पर गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन प्रकाशन इसका अपराध है, यानी कि इसको पब्लिश करना ये अपराध है। आप घर में चाहें देख सकते हैं लेकिन इसको पब्लिश नहीं कर सकते। इसके बाद रणवीर इलाहाबादी केस अभी हाल ही में है, अभी आपने देखा ही होगा 2025 में काफी विवाद था इस केस पर, है ना, 2025 का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस हो गया हमारे लिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है ये केस। हालांकि इसकी मतलब कि एक तरह से सुनवाई चल रही। कोर्ट ने क्या कहा है कि हास्य के नाम पर
अश्लीलता, महिलाओं का अपमान जो है वो सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया था, एक तरह से ये एक हम इसको माने एंटरटेनमेंट शो है, यानी कि कॉमेडी शो है, तो इसमें उन्होंने कुछ ऐसी वर्ड्स यूज किए थे जिसको यूज नहीं किया जा सकता। महिलाओं का अपमान माना जाएगा इसको, या फिर अश्लीलता पर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी, आप सभी जानते ही होंगे इस केस के बारे में, ठीक है। तो ये सबको एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर हम देखें अभी आज तो भारत में जो है अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन 2025-26 से लेकर उसकी जो सीमा है, सामाजिक शालीनता या फिर बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, इन सभी के आधार और ज्यादा सख्त हो जाएंगे। जो पहले ग्रे एरिया था, यानी कि हल्की अश्लीलता, गाली गलौज, कॉमेडी, अब उस पर कानूनी कार्रवाई, प्लेटफॉर्म ब्लॉकेज का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि अब जो ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया वाईटी यानी कि यूट्यूब पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स वगैरह जितना कुछ भी है, उस पर डायरेक्टली अगर चाहे वयस्क व्यक्ति तो देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं या फिर एक तरह से स्कूल कॉलेज के, उन पर यह प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है कि सेंटर ने रिजेक्ट किया है IMF's नोशन दैट 50% टैरिफ विल बी इनडेफिनेट, यानी कि केंद्र ने IMF की इस धारणा को खारिज कर दिया है कि 50% तो टैरिफ है वो अनिश्चित काल के लिए होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इंटरनेशनल फंडिंग बॉडीज असेसमेंट ऑफ यूएसएस टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज ऑन हाई साइड, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो अभी हाई रेट पर बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि इसमें जो टैरिफ इम्पैक्ट है, एक तरह से टैरिफ का इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, सरकार का क्या मानना है कि ये जो धारणा पूरी तरह से अवास्तविक है। इसके आधार पर IMF के द्वारा अनुमानित आर्थिक विकास कर प्रभाव जो है उसको ओवरस्टेटेड बताया गया। रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत ने ये चीज कही कि टैरिफ का असर अस्थायी होगा, क्योंकि देश जो है अन्य निर्यात बाजारों को विकसित करने के लिए FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, उसके माध्यम से जो जोखिम है उसको कम करने में सक्षम है। यानी कि ये नहीं कह सकते हम पूरी तरह से जो यूएस के द्वारा हम पर टैरिफ लगाया गया है वो पूरी तरह से हमें प्रभावित करेगा, यानी कि भारत के पास और भी विकल्प है, वो और भी कहीं निर्यात कर सकता है। इसके साथ ही इसकी अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो हमें पता है कि अगस्त में 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने भारत पर जो इंपोर्ट वस्तुएं होने वाली थी भारत थे, यानी कि भारत जो है वहां पर अमेरिका में जो एक्सपोर्ट करने वाला था उस पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% मूल दर के साथ रूस से ऊर्जा खरीद पर लगा था और 25% जो है उसको पेनल्टी में शामिल किया गया था। ये जो कदम है यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस पर दबाव बनाने के लिए बनाया, मतलब ये जो कदम उठाया गया था। इसके अलावा IMF का अनुमान क्या है, IMF ने अपनी नई रिपोर्ट जो 26 नवंबर 2025 को एक नई रिपोर्ट जो पेश की है, उसमें टैरिफ को लंबे समय तक बने रहने की जो बेस लाइन धारणा है उस पर अनुमान लगाए। इसके तहत जो वित्त वर्ष 2025-26 है उसमें क्या है कि भारत की जीडीपी की वृद्धि जो है वो 6.6 रहने की संभावना है, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है। इस पर अगर हम देखें तो IMF ने और क्या एस्टिमेट लगाया कि टैरिफ हिट वुड रिड्यूस इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट बाय 0.4%, यानी कि 0.4% तक जो है रेट जीडीपी ग्रोथ रेट को एक तरह से प्रभावित करेगा 2025-26 के लिए, और अगले साल 0.3% इसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही 2026-27 की अगर हम बात करें तो ये जब इसमें 0.3% प्रभावित होगा तो 6.2% तक जीडीपी जो है वो गिर सकती है। इसका कारण क्या है, निर्यात पर दबाव बनेगा, निवेश जो है भावना में कमी, आपूर्ति श्रृंखला में भी बाधा जैसी समस्या। इसके अलावा IMF ने क्या सुझाव दिया है कि यदि टैरिफ बने रहे तो वित्त वर्ष 2027 है उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसको रोकना होगा, तटस्थ यानी कि न्यूट्रल जो है उसकी नीति अपनानी होगी ताकि उत्पादन अंतर यानी कि आउटपुट गैप है उसको बचाया जा सके। इसके साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रण रहने पर, यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि जो भी हमारी महंगाई वगैरह होती है तो उसके नियंत्रण रहने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी जो भी ब्याज दरें हैं, इंटरेस्ट रेट जो है उसमें छूट देने की गुंजाइश भी बताई है। इसके अलावा भारत सरकार का रुख क्या, तो रिपोर्ट ने जैसे कि स्पष्ट कह दिया कि ये जो 50% टैरिफ है ये अनिश्चितकालीन नहीं होंगे,
अधिकारी क्या कहते हैं कि इसका विकास पर प्रभाव जो है वो अनुमानित है, यानी कि प्रभाव पड़ सकता है। इसमें फ्रंट लोडिंग प्रभाव सीमित रहेगा। भारत और बाजार जैसे कि यूरोप, एशिया, इसमें अपना निर्यात है वो लगातार बढ़ा सकता है, यानी कि अपने और बाजारों की खोज कर रहा है। हाल ही के जो जीएसटी सुधार हुए और उनकी प्रभावी दर उससे कमी से टैरिफ का जो असर है वो कम हो चुका है। यानी कि जैसे आपको पता ही है कि भारत में अभी जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो उसके तहत जो है वो टैरिफ का असर हमें कम नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा विकास अनुमान को रूढ़िवादी बताया। सरकार ने आईएमएफ के जो 6.2 का एक डेवलपमेंट का जो अंदाजा लगाया, एस्टिमेट, उसको ओवरली कंजर्वेटिव कहा। भारत को संरचनात्मक मजबूती, डिजिटल परिवर्तन, इसके साथ ही मजबूत घरेलू मांग को देखते हुए वास्तविक वृद्धि इससे अधिक करनी होगी। यानी कि जो रियल, असल में जो वृद्धि है ना, रियलिटी में जो एक तरह से ग्रोथ है, उसको और ज्यादा करना होगा 6.2 से भी बढ़कर। इसके अलावा राजकोषीय लक्ष्य पर भरोसा जताया। सरकार ने क्या कहा है कि 2031 तक जो है केंद्रीय ऋण यानी कि सेंट्रल लोन को जीडीपी को 50% के तक सीमित रखने के लिए मध्यम कालिक लक्ष्य को बनाए रखने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही आईएमएफ को समेकन को रोकने के लिए उसके सुझाव को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि वर्तमान राजकोषीय मार्गदर्शन जो है वो विश्वसनीय है। ठीक है, इसके अलावा एफटीए का महत्व क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमें पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। किसी भी देश की एक तरह से वृद्धि करने के लिए या फिर नए बाजारों को बनाने के लिए उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाता, बिल्कुल फ्री चलता है ये ट्रेड। इसमें फायदा होता है कि कोई भी देश है वो तरक्की कर सकता है, यानी कि वो देश डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हाल ही में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें ब्रिटेन, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, उसको पॉजिटिव बताया जा रहा है, जो कि अमेरिका के जो टैरिफ जोखिम है उसको भी कम करेगा। यानी कि अगर इन पर मान लीजिए हम जो सामान ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में जो भेज रहे हैं उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगता है, तो इट मीन्स कि हमें फायदा होगा। ठीक है, हमारा वहां पर जो है सामान ज्यादा जाएगा, हमारे लिए नए बाजार बन चुके हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो एक तरह से ये पॉजिटिव ग्रोथ इसको हम देख सकते हैं। चाहे टैरिफ उधर जितना भी लगा हो अमेरिका में, लेकिन जब हम ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भेजेंगे तो उसमें इतना टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मतलब कि हम मान सकते हैं कि हमारे लिए यानी कि भारत के लिए और बाजार जो खोजे जा रहे हैं तो वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? अगर हम सकारात्मक प्रभाव देखें तो भारत का जो निर्यात होगा उसमें अमेरिका पर अपेक्षाकृत जो सीमित निर्भरता रहेगी, सिर्फ 18% तक ही वहां पर जाएगा। इसके अलावा इसलिए जो प्रभाव प्रबंधनीय है। इसके साथ ही जो हम बात करते हैं जीएसटी सुधारों से, जो अभी जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें जो मुद्रास्फीति हुई है ना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित यानी कि 4 से 5% तक रहनी चाहिए। और ग्रामीण उपभोग जो है यानी कि ग्रामीण लोगों को सहारा मिला है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी कम हुए तो अब जो है उनकी बिक्री ज्यादा होने लगी है, जो भी भारत में उत्पादन चल रहा था उसकी। तो इसी तरह ये जो है ग्रामीण लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होने वाला है। इसमें अगर हम देखें जोखिम क्या है, तो आईएमएफ का जो व्यापार तनाव लगातार बढ़ रहा है, उन्होंने ये चीज कही है, भू आर्थिक विखंडन हो रहा है जिसमें जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जो है, इसमें मौसम संबंधी झटके, इन सभी को जोखिम बताया गया। इससे वित्तीय स्थितियां और कठोर हो सकती हैं और इनपुट जो लागत है वो भी बढ़ सकती है। और एफडीआई जो है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, आईएमएफ की सलाह क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये एक तरह से अपनी क्या सलाह देता है इस चीज पर? ठीक है, तो संरचनात्मक सुधार होने चाहिए जिसमें श्रम बाजारों, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, हरित संक्रमण को तेज करना होगा। इसके अलावा राज्यों पर राजकोषीय सुधारों पर जोर देना होगा, मुद्रा विनिमय दर में लचीलापन बढ़ाना होगा, आरबीआई को डेटा आधारित नीति जारी रखने को कहना होगा। ठीक है, तो ये जो विवाद है भारत अमेरिका की जो वार्ता है, व्यापार वार्ता, उसके बीच आया है, जहां पर नई दिल्ली टैरिफ कम करने के लिए सौदा कर रही है। इसके साथ ही मतलब कि विशेषज्ञ क्या मानना है कि अगर टैरिफ जल्दी कम होते हैं
तो विकास अनुमान जो है वो संशोधित हो सकता है, यानी कि विकास का जो अंदाजा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज। हालांकि हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो आज का एडिटोरियल है, ये हमारा एडिटोरियल आज का है, अनेबलिंग अ मॉडर्न एंड फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम। यानी कि हमें क्या करना होगा, एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार श्रम जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है उसको सक्षम बनाना होगा। यानी कि मॉडर्न एंड फ्यूचर रेडी के लिए लेबर इकोसिस्टम करना हो, तैयार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है हर्षवर्धन अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के ये प्रेसिडेंट है, और फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है कॉमर्स के, यानी कि फिक्की FICC है, इसका फुल फॉर्म क्या, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके ये चेयरमैन है, इनके द्वारा ये पारिस्थितिकी तंत्र की बात कही गई। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, 21 नवंबर 2025 को भारत की जो विकसित भारत यात्रा है वो एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसी दिन भारत सरकार के द्वारा बहुप्रतीक्षित चार श्रम संहिता को प्रभावी बनाया गया। जैसे कि हमें पता है 4 लेबर कोड्स को इफेक्टिव किया गया, यानी कि यहाँ पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। अब हमें पता ही है कि ये जो 4 लेबर लॉ है ये मॉडर्नाइजेशन है लेबर कोड्स का, जैसे कि कोड ऑन वेजेस 2019, इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है 2020, और द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो इनको एक तरह से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि दीज रिफॉर्म्स क्रिएट अ फेयर मॉडर्न फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम, वन द एम्पावर्स वर्कर्स, एनहांसेस एंटरप्राइज कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पाथ टुवर्ड्स अ विकसित भारत एंड आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है, ये जो सुधार है निष्पक्ष आधुनिक भविष्य के लिए तैयार श्रम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, इसके साथ ही जो श्रमिकों को सशक्त बनाता है, उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, कॉम्पिटिशन को, एक विकसित भारत आत्म भारत की तरफ भारत के मार्ग को सुदृढ़ करता है। भारत का जो श्रम ढांचा कई दशकों में धीरे धीरे विकसित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जो विभिन्न समय में, यानी कि अलग अलग समय के दौरान आर्थिक संदर्भों में लागू होने वाले बहुत सारे कानून बनाए गए थे उस समय पर। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा है, लेकिन भारत का जो कार्यबल है उसके बढ़ते आकार विविधता को सरलीकरण समेकन की आवश्यकता है। श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग जो है उसने मौजूदा कानूनों को व्यापक कार्यान्वयन, यानी कि एक तरह से व्यापक कार्यान्वयन जो सहायता उसको समूहीकरण करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा 2015 और 2019 के बीच उद्योग, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, राज्य सरकारों के साथ जो व्यापक परामर्श हुआ है उसके परिणाम स्वरूप, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकला है, 4 व्यापक ये जो श्रम सहायता है इनको अधिनियमित, यानी कि इनका लाया गया, ये 4 जो नए कोड्स लागू किए गए हैं। तो ये सब बातचीत का ही एक तरह से नतीजा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, अ वर्क फोर्स दैट इज बोथ लार्ज एंड यंग, यानी कि जो एक विशाल और युवा कार्यबल है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े युवा कार्यबल, यानी कि यहाँ पर भारत में जो युवा जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो ऐसे देशों में से एक है, शीर्ष पर है, जिसमें 64 पॉइंट यानी कि 643 मिलियन वर्कर्स हैं, और जो इससे ज्यादा कर्मचारी हैं। विश्व मंच के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहती है, आने वाले वर्षों में नए वैश्विक कार्यबल में लगभग 2/3 योगदान होने की उम्मीद है। श्रम बाजार के अभी रुझान जो है सकारात्मक गति की तरफ इशारा करते, यानी कि अभी जो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके अलावा 2017, 18, 23, 24 में इंडिया क्रिएटेड 16.83 करोड़ जॉब्स, यानी कि इतनी जॉब्स क्रिएट की। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन फ्रॉम 6% टू 3.2, यानी कि अनएम्प्लॉयड रेट जो है 6% से कम होकर 3.2% हो चुका है भारत में। इसके अलावा अनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट औपचारिक रोजगार है उसमें वृद्धि हुई है।
ये देखते हुए भारत का जो कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, इसके अलावा सरलीकृत सुसंगठित श्रम ढांचे की आवश्यकता और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि जो सुरक्षा है उसका भी विस्तार किया जा सके, अनौपचारिक क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार हो सके। सहायता के अंतर्गत जो औसत सामाजिक सुरक्षा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें एवरेज जो सामाजिक सुरक्षा है उसका दायरा असंगठित क्षेत्र तक भी बढ़ा दिया गया। ये जो प्रगति है अर्थव्यवस्था की मतलब बढ़ती गतिशीलता को भी दर्शाती है। दिस डेवलपमेंट्स रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग डायनामिक्स इन द इकोनॉमी एंड एम्फेसिस द नीड ऑफ फॉर अ मॉडर्न लेबर रेगुलेटरी सिस्टम दैट सपोर्ट्स दिस ट्रेजेक्टरी। इस दिशा में आधुनिक श्रम न्याय प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसके अलावा श्रमिकों के लिए क्या है, लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए श्रम सहायता सुरक्षा के एक मजबूत अधिक ढांचा प्रदान कर सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन इसमें जो दिया जाएगा, यानी कि नेशनल फ्लोर वेज रहेगा, इसमें यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस रहेंगे। इसके साथ मैंडेटरी अपॉइंटमेंट्स लेटर होंगे, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड क्लियर रूल्स ऑन वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग द 48 आवर्स जो वर्क वीक है, यानी कि 48 आवर्स एक वीक में ये काम कर सकते हैं। री इन्फोर्स फेयरनेस एंड सिक्योरिटी, तो उनके द्वारा ये कहा गया ये जो अभी कोड्स लाए गए जिसमें 48 घंटे का कार्य सप्ताह भी शामिल है, ये निष्पक्षता और सुरक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ करते। OSH जो सहायता है उसका क्या है, सुरक्षा समितियां बनाना, निशुल्क निवारक स्वास्थ्य जांच, बेहतर कार्यस्थल मानकों पर जोर देना और कल्याण उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना। तो इन सभी की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा सहायता 2020 जो है द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम कवरेज त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी की भविष्य निधि EPF प्रक्रिया को और सरल बनाने के माध्यम से निर्माण क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है, यानी कि जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सहायता मिलती है। इसके साथ ये विभिन्न श्रमिक जो श्रेणियां उनके लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष भी स्थापित करती है, यानी कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन सहायता के तहत एक और बड़ा सुधार अनुपालन जो है आवश्यकता सरलीकरण है। एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस, एकल रिटर्न की जो व्यवस्था है, इससे जो प्रशासनिक बोझ रहेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन्स रहेंगे, पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के लिए, तो इन सभी को यानी कि मतलब कि कम किया जा रहा है। इसके अलावा मजदूरी की एक समान परिभाषा से सभी क्षेत्रों में स्पष्टता आती, कई कानूनों को अपनाने से विवाद में कमी आएगी। वेतन संबंधी गणना में पूर्व अनुमान में जो है वो सुधार होगा। छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए एल्गोरिदम आधारित जो निरीक्षण है जिसमें डिजिटल प्रक्रिया आ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बेस्ड कॉम्प्लायंस जो है, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी कि भविष्य के काम की तैयारी, यानी कि भारत का जो कार्यबल है वो बहुत बड़ा विविधीकरण कर रहा है। गिग और जो प्लेटफॉर्म आधारित जितने भी रोजगार है जिसमें डिजिटल, अगर हम बात करें लचीले कार्य मॉडल है, डिजिटल सक्षम आजीविका, उससे तेजी में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा इसी संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा सहायता में गिग प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को शामिल करना भी उचित रहेगा। इस कार्यबल का जो आकार की अगर हम बात करें तो 2024-25 में 2.35 करोड़ था और 29-30 तक ये हो जाएगा 2.35 करोड़ तक होने की संभावना है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा के लिए एक ढांचा स्थापित करना एक मतलब कि एक तरह से दूरदर्शी उपाय होने वाला है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने क्या कहा है, अ बूस्ट फॉर वुमेन इन वर्कफोर्स, यानी कि पुरुषों के लिए महिलाओं को बढ़ावा कार्यबल, यानी कि महिलाओं का जो कार्यबल है उसको बढ़ावा देना एक तरह से बूस्ट करने के लिए। तो अगर हम देखें श्रम संगठन की जो भी भारत रोजगार रिपोर्ट है उसके द्वारा क्या कहा जाता है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्टैंड 32.8%, यानी कि 32.8% जो इसमें फीमेल लेबर में पार्टिसिपेट करती हैं, लेबर एज अ लेबर। द लेबर कोड्स हेल्प स्ट्रेंथन एंड अनेबलिंग एनवायरमेंट बाय रीइंफोर्सिंग इक्वल रिम्यूनरेशन, enhancing maternity benefits and expanding social protection of
अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एक तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये जो नए कानून लाए गए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, मतलब आने वाले कुछ समय में क्या होने वाला है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। तो अगले कुछ दिनों में इन संहिता को कार्यान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे अगले कुछ दिन। इट विल बी इम्पोर्टेंट 4 स्टेजेस टू अलाइन विद द मिनिमम thresholds thresholds and guiding principles laid out in the codes to ensure uniformity and clarity across the country। यानी कि राज्यों के लिए यह जरूरी होगा कि वे देश भर में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए संहिता में निर्धारित न्यूनतम सीमा और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप ही काम करें। इसके अलावा जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है रिफॉर्म्स जो अभी हुए हैं सुधारों के बाद, ये सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार में से एक है। यानी कि जो पहले सुधार हुए उसमें ही ये जो हमने अभी 4 लेबर कोड्स जो आए हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट सुधार माना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सुधारों को ये गति जारी रहनी चाहिए, यानी कि ये जो सुधार है लगातार समय समय पर होते रहने चाहिए, और जिससे देश का जो अधिक निवेश है उसको बढ़ावा मिले और देश में जो रोजगार है उसमें वृद्धि हो सके, यानी कि हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, इसको क्रिएट करने के लिए ऐसे सुधारों की जरूरत रहती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, यानी कि आज का आपको जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है। A new study has found that people in 60% of India districts are exposed to polluted air all through the year, not just in winter. Which state tops this list? यानी कि इस लिस्ट में कौन सी स्टेट टॉप पर है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और दिल्ली। तो इसमें सही ऑप्शन आपने बताना है हमें कमेंट करके, यानी कि कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी हाल ही में लास्ट डेज में जितनी भी न्यूज किया उनमें ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह। दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था द हिंदू का। उम्मीद करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में द हिंदू के, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।